चैप्टर नंबर 10 का नाम है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बताया था कि टोटल 7 टॉपिक्स पढ़ने, और इसमें कुछ चीज़ें तो हैं हमारे क्लास 12th वाली, जैसे इसमें पहला दौर है जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ 1947 तक, फिर अगले 50 साल क्या हुआ 1947 से 1991 तक, फिर उसमें 2 बार रिफॉर्म्स आए, एक 1980s में हल्के वाले और फिर 1991 में भारी वाले असली वाले। 4 टॉपिक्स ये हो गए। बाकी इसके अलावा 1991 रिफॉर्म के बाद क्या हुआ वो एक छोटी सी कहानी है, फिर नीति आयोग के बारे में और करंट स्टेटस फ़िलहाल क्या है उसके बारे में। अच्छा, तो बहुत सिंपल है। तो शुरू के 4 टॉपिक्स तो क्लास 12th की तरह ही हैं। तो जैसे सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर बात करें तो हमारी इकनॉमी जो थी वो प्रॉस्पेरस थी, हम अच्छे थे, सेल्फ रिलायंट थे, दुनिया की वेल्थ का 1/3 लगभग या 1/4 कंट्रोल करते थे। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता था, हाथ के कारीगर हमारे यहाँ बहुत अच्छे थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम पूरी दुनिया में फेमस थे। और भूतकाल में चले जाएं पुरानी बातों में तो हमारे यहाँ अर्थशास्त्र किताब लिखी थी चाणक्य साहब ने, जिसमें उनका फोकस मतलब था कि हमें वेल्थ के साथ साथ मतलब मटेरियल वेलबींग पे भी फोकस करना है। तो 2 कीवर्ड्स थे, वेल्थ और लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर को कहते थे कि भाई करना चाहिए, प्रमोट करते थे। बाकी ब्रिटिशर्स के रूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 1757 से 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और 1858 से 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से। अब होता क्या था कि ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी फॉलो करते थे, हमारे एक्सपोर्ट करे हुए गुड्स पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे और अपने इंपोर्ट करे हुए गुड्स पर टैक्स बहुत कम लगाते थे। तो एग्रीकल्चर जो था उसी पर हमारा ज़्यादातर मतलब कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट था, लेकिन बाकी चीज़ों में अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से फिर एग्रीकल्चर में दबाव ज़्यादा आ गया, लैंड होल्डिंग्स स्मॉल हो गई, फ्रेगमेंटेड हो गई, बाहर से सस्ते गुड्स आने लगे मशीन मेड, उनसे और मुश्किल हो गई। ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें ज़मींदार हर महीने फ़िक्स लगान देते थे और हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। हमारे फार्मर्स के ऊपर इंडेप्टनेस ज़्यादा बढ़ गई थी। जूट मिल्स थोड़े से थे, पेपर मिलिंग मिल्स थे, लेदर मेकिंग, राइस मिलिंग इंडस्ट्रियाँ थी और थोड़ी सी आयरन इंडस्ट्रियाँ ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी थी। बाकी इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियाँ थी नहीं। फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उसके बाद की अगर हम कुछ बातें करें तो लिटरेसी रेट बहुत कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम थी। हम नेहरूवियन मॉडल को हमने अडॉप्ट करा, जिसमें हम सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते थे। पंचवर्षीय योजनाएं बनी, प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। 1948 में पहली IPR आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसमें पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा डोमिनेंट रोल दिया गया। बाकी 1950s की अगर हम बात करें तो 2 फिलॉसफी थी, एक नेहरूवियन मॉडल, एक गांधीयन फिलॉसफी। नेहरूवियन फिलॉसफी थी कि हैवी इंडस्ट्रियाँ लगाओ और गांधीयन फिलॉसफी थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ लगाओ। फिर 1956 में आई सेकंड IPR, उसमें भी सेम कहानी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज किया गया और पब्लिक सेक्टर को एनकरेज किया गया। उनके लिए, प्राइवेट वालों के लिए लाइसेंस भी लगा दिए थे फिर। बाकी इंडिया ने फिर फॉरेन ओपन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और ओपन ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करा। लेकिन 1958 में एक की पॉइंट था कि हमारा BOP क्राइसिस उभर के सामने आया पहली बार, और इम्पोर्ट्स रोकना फिर भी बहुत मुश्किल था। और 1950 से लेकर 1980 तक के ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया, जो 3.5% पर चला। इस दौरान 1966 के बीच में एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड्स वाला, हमें पता ही है। खाने की कमी हो गई तो US से खाना मंगवाया था। बाकी इसी दौरान 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया और 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 1965 से 1980 के दौर तक को सबसे बेकार माना जाता है। 60s और 70s में लाइसेंस राज चला करता था, सूखे पड़े कई बार, ऑयल के झटके लगे 2 सालों में, तो ये पूरा दौर मतलब सब कुछ बेकार बेकार चीज़ों का था। 1969 में MRTP एक्ट बनाया गया और लेबर लॉज जो थे वो बहुत कठोर थे, हार्श थे। तो खैर फिर जब 1980s तक सब कुछ ख़राब चला तो फिर हल्के फुल्के रिफॉर्म्स आए 1980s के अंदर, जिसमें 3 कैटेगरियाँ थी मेनली, इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन को लेकर। तो कुछ इंडस्ट्रियों को डी लाइसेंस करा गया, एक अच्छी बात ये हुई। बाकी थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि भाई आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को बदल सकते हो, आपसे लाइसेंस हम नहीं लेंगे। और एक्साइज ड्यूटी भी जो अलग अलग पॉइंट्स पर लगती थी उसको हटाकर मॉड वैट को इंट्रोड्यूस कर दिया। 1988 में सेबी की स्थापना कर दी गई कि भाई अब ये
फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ा रेगुलेट करेंगे, और बाकी रुपी को डी वैल्यू कर दिया था 30% से, ताकि थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। बाकी टैक्सेस वगैरह कम कर दिए और टैरिफ्स को थोड़ा सा कोशिश करा कम करने की। लेकिन 80s के रिफॉर्म आपको पता ही है, वो तो सब लिमिटेड ही थे। असली धमाका हुआ बड़े रिफॉर्म्स का, टॉपिक नंबर 4, 1991 जब आए LPG। तो ये तो पूरा आपका क्लास 12 का खेल एज इट इज़ है। रिफॉर्म क्यों आए, रीजंस थे, हमारा ह्यूज डेफिसिट था, BOP खराब था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल कम हो चुके थे, बोरोइंग्स का दबाव बहुत ज़्यादा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सब बेकार काम कर रहे थे। इसको बोला था क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर ऑब्जेक्टिव्स थे कि भाई हमें अपने देश को मार्केट ओरिएंटेड बनाना है, मार्केट फ्रेंडली बनाना है, और दूसरा हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पर काम करना है। फिर इसलिए इन पॉलिसियों को 2 रिफॉर्म्स में क्लासीफाई करते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स यानी स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और लॉन्ग टर्म मेजर्स मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। बाकी इसके अंदर जो रिफॉर्म्स है वो देखते हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करें तो सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए, टैक्स कंप्लायंस कम कर दी, टैक्स स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बना दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, सब्सिडीज़ को कम कर दिया। बाकी सरकार का फोकस था करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो, बोरोइंग कम हो, ताकि हम आगे अच्छे से बढ़ सकें। मॉनेटरी और फिस्कल सेक्टर की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट को फ्री कर दिया, जिस बैंक को जो रखना है वो रखे, बैंकों पर से कंट्रोल हटा लिया RBI ने अपना, नए नए प्राइवेट बैंकों का जन्म हुआ, और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो थी यानी CRR SLR की रिक्वायरमेंट्स उनको भी कम कर दिया। उसके बाद कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में तो एक ही पॉइंट है, बस सेबी का जन्म हो गया, 1992 में उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो 24 जुलाई 1991 को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसियाँ आईं, जिसमें लाइसेंस राज को हटा दिया, 18 इंडस्ट्रियों पर ही बस छोड़ा, और धीरे धीरे सिर्फ 5 पर ही बची हैं वो, और पब्लिक सेक्टर के रोल को सिर्फ अब लिमिटेड कर दिया 2 सेक्टरों तक, बाकियों से पब्लिक सेक्टर के रोल को भी हटा दिया। MRTP एक्ट को रीस्ट्रक्चर कर दिया, उसमें कई रिस्ट्रिक्शनों को हटा दिया, और अब तो खैर आपको पता ही पूरी तरह से ही हट चुका है। खैर बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डी रिजर्व कर दिया था, रिजर्वेशन पॉलिसी ख़त्म कर दी थी, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोलियो को ख़त्म कर दिया था, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को 51% तक ऑटोमेटिक अप्रूवल के साथ बढ़ा दिया था। एक्सटर्नल ट्रेड को भी आज़ाद कर दिया था और रुपी को डीवैल्यू कर दिया था। ट्रेड की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी, आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजीम को हमने फोकस करा, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स जो थे उनको भी हटा दिया था। 1991 में हमने रुपी डीवैल्यू करा, फिर 1992 में हमने डुअल एक्सचेंज रेट मॉडल फॉलो करा, लेकिन 1993 में तो हम पूरी तरह मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही आ गए थे। क्रक्स ऑफ ऑल अबव रिफॉर्म, मुद्दे की बात है, इंडिया मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गया, प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया, ट्रेड आसान हो गया, IT और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त डिमांड बढ़ गई, पॉवर्टी काफ़ी कम हो गई, और कंपटीशन वो भी बढ़ गया, फाइनेंशियल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो गई। हाँ, फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वो उतना नहीं अच्छा हो पाया। अच्छा जी, रिफॉर्म्स के बाद का दौर, इसमें तो एक चित्र देखना है बस और काम ख़त्म, कि 1991 से 2022 तक की अगर हम GDP और ग्रोथ रेट की बात करें तो हम शुरू में मतलब 2% से जब हमने एनुअल ग्रोथ रेट शुरू करी, तो उसके बाद बस लगभग हम 4 से 6 और 6 से 8% पर चलते रहे 6, 8, 6 से 8, 6 से 8, 6 से 8। 2020 में एक बड़ा झटका लगा जब एनुअल ग्रोथ रेट GDP का नेगेटिव में चला गया, लेकिन अब लगातार 2-3 वर्षों में हम 8% के आसपास ग्रोथ क्लॉक कर रहे हैं। बाकी ईयर वाइज डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं, एक जेनरिक पॉइंट था। उसके बाद जी सेकेंड लास्ट टॉपिक था नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब है कि ये सरकार का अब नया थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और उसकी जगह नीति आयोग को बना दिया। इनका ऑब्जेक्टिव है देश की तरक्की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर सही से डिवाइडेड हों, बाकी भरोसेमंद पॉलिसियाँ बनाना, अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाना, लॉन्ग टर्म की नीतियाँ बनाना, किसी 2 सेक्टर या 2 डिपार्टमेंट्स में अगर कोई लड़ाई हो रही है उसको रिजॉल्व करना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे फोकस करना, एटसेट्रा बहुत कुछ। बाकी इनके कुछ की इनिशिएटिव्स थे जो मैंने कहा था गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, डिटेल अगर जानने का दिल करे तो, नहीं तो नाम याद रखने। लाइफ, ये मतलब आपकी प्लास्टिक के यूज़ और उन चीज़ों से रिलेटेड इनका एक इनिशिएटिव था। बाकी NDAP की ड्यूटी रहती है जो गवर्नमेंट का डेटा
प्रोवाइड करते हैं। शून्य कैंपेन एयर क्वालिटी से रिलेटेड था। EM3 अमृत ई व्हीकल से रिलेटेड था। IPI पॉलिसियों के इंसाइट्स बताता है। मिथेनॉल इकोनॉमी, ये मिथेनॉल में वेस्ट को कन्वर्ट करने की पॉलिसी थी। गोल्ड मार्केट को भी ये ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। वीकनेस की बात करें नीति आयोग की, तो लोग कहते हैं कि इनका रोल लिमिटेड है, बजटिंग में इनको बाहर रखते हैं, इनके पास पावर्स नहीं है, और प्लानिंग कमीशन के हटने से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ताकत बढ़ गई है, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। और उसके बाद 7th सबसे जान सुखाऊ टॉपिक, करंट स्टेट। तो करंट स्टेट में हमें एग्रीकल्चर, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के अंदर मतलब जो भी कुछ हुआ और ना जाने नाना प्रकार की पॉलिसियाँ और नीतियाँ सब याद करनी है जो भी हैं, तो उसमें कोई स्कोप नहीं है समझने का, 100% रटना है। बाकी प्राइमरी सेक्टर की कुछ बातें हैं कि भाई हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं इन कुछ चीज़ों में, मिल्क वगैरह में, है ना। प्लांटेड एरिया जो है वो भी हमारा मतलब काफ़ी बड़ा है कुछ चीज़ों को लेकर अगर हम देखें तो। बाकी हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी, फिश, इन सब में भी। हमारा ग्रॉसरी मार्केट भी दुनिया के अंदर सबसे मतलब छठा लार्जेस्ट है, और भैंसों की संख्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, वो भी एक पॉइंट हो गया। बाकी हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के। APEDA जो है उसकी जिम्मेदारी है एक्सपोर्ट प्रमोशन करने की, और सरकार ने बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं, वो आपको याद रखनी है लिस्ट मतलब और पढ़नी है। 100% FDI, PM किसान योजना, MSP, एडिबल ऑयल्स को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये वो, FPO, ENAM जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल प्रोवाइड कर दिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे लैंड होल्डिंग्स अभी भी फ्रेगमेंटेड हैं, कुछ जगहों पर मार्केटेबल सरप्लस थोड़ा सा कम है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो बेसिक समस्याएं हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो इसमें आप लेकिन नीतियों पर ज़्यादा फोकस करना, इश्यूज़ पे कम करना, इश्यूज़ आने के चांस कम। अच्छा, इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर वो 30% हमारे GDP में योगदान देते हैं, 12 करोड़ से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैन्युफैक्चरिंग खाली अकेला 78% प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। GII इंडियाज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40th था 2022 के अंदर। बाकी DPIIT का रोल फिक्स कर रखा है पॉलिसियाँ बनाने के लिए, और कुछ पॉलिसियाँ याद रखनी है। वोकल फॉर लोकल सुना ही होगा, ईज़ फॉर डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंक 63 थी। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, मेक इन इंडिया सुना होगा, PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, फेम इंडिया स्कीम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। RODTEP इसने पुराने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम को ख़त्म कर दिया। स्टार्टअप इंडिया आपने सुना ही होगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। FIFP इसने FIPB को रिप्लेस कर दिया, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, चैलेंजेस इंडस्ट्रियल सेक्टर के वही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैन पावर की कमी है, और कई बार लेबर और मैनेजमेंट के रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं, डिमांड कम है बाहर, हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम है, सप्लाई चेन में भी कई बार अनसर्टेनिटी हो जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सर्विस सेक्टर में तो सबसे कम बातें हैं, बस ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा सेक्टर है भारत का, GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट यही कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। दुनिया के टॉप 10 WTO मेंबर्स में हम आते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें तो $27 बिलियन का हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट करा था। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमने 100% फॉरेन FDI अलाउ कर दी है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। बाकी वर्ल्ड बैंक भी भारत को लेकर ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता है, कहता है कि भाई भारत जो है वो आगे हर तरह की मतलब मुसीबतों से सामना करने के लिए सक्षम है। बस तो मतलब करंट स्टेटस में तो आपको मेन पॉलिसियाँ जो अभी चल रही हैं उन पे फोकस करना है। तो क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर मतलब कंपैरेटिवली छोटा है।